दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा आज के एग्ज़ाम में पूछा गया हल प्रश्न पत्र देखिए। आज जो परीक्षा हुई है 20 अक्टूबर को, और आप में से जितने भी CGL 4 इंटर लेवल वाले हैं सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हूबहू रिपीट देखने को मिलेगा। और सबसे मेन ये है कि ये 2024 अभी वाला पेपर है, तो अभी क्या कुछ करेंट अफेयर्स में लेवल है, मैथ रीजनिंग का क्या कुछ लेवल है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए फटाफट आप सभी डिटेल्स डिस्कशन के साथ यहाँ से क्वेश्चन देखिए और देख लीजिए लेवल पैटर्न हर एक चीज़ के बारे में। ये देखिएगा तो आज वाले एग्जाम का पेपर है, तो चलिए यहाँ से एक एक करके आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ आंसर की बताने वाले हैं। और आज आप में से कौन कौन एग्जाम दिए, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। साथ में आप बनाते भी चलिएगा, देखिए आप कितना सही इसमें से बना पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैदिक साहित्य यानी वैदिक काल से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद में देखिएगा सर्वाधिक वर्णित जो नदी है सिंधु नदी है, तो इसका सही आंसर सिंधु हो जाएगा। सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती नदी और गंगा नदी का भी उल्लेख है, लेकिन बाद के चरणों में है, तो सबसे अधिक इसमें पूछा गया है, तो सिंधु नदी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। देखिए सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर गुप्त काल दिया हुआ है, तो जो गुप्त काल से रिलेटेड रहेगा वही आंसर आपको देना है। इसमें से सुश्रुत हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है, तो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो सुश्रुत इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सुश्रुत किससे संबंधित है, तो शल्य चिकित्सा यानी कि यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। और अगला क्वेश्चन चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको फ्रेश ये ना दिख रहे हो तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन स्टूडेंट की ओर से जो भेजा गया है तो इसी तरह से है। देखिए यहाँ पर कहा जो जा रहा है दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो लिपि है, खरोष्ठी हो गया, फारसी लिपि, अरबी लिपि, ये सब जो है दाईं से बाईं ओर, दाईं मतलब यहाँ पर राइट साइड से शुरू करेंगे। जैसे उर्दू देखिएगा तो राइट साइड से शुरू करते हैं, और इधर वाले जो भी भाषा है, चाहे बिहार से रिलेटेड जो भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, ये लेफ्ट की तरफ से लिखते हैं। तो इसमें से जो हो जाएगा खरोष्ठी लिपि, ये जो लिखा जाता था दाईं से बाईं यानी राइट से लेफ्ट की ओर। बाकी देखिए ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि जो है देवनागरी से पहले का है, तो ब्राह्मी भी लेफ्ट से राइट की ओर ही, शारदा भी और देवनागरी ये तीनों जो है लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। खरोष्ठी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि इतना आसान क्वेश्चन, तो आगे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में देखिएगा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इतिहास से रिलेटेड भी है, साइंस का भी क्वेश्चन है, तो करेंट अफेयर्स भी है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तब तो आपको लेवल का अंदाज़ा होगा, क्योंकि शुरू में होता है कि कुछ आसान क्वेश्चन आपको दिखेगा, आगे ज्योग्राफी से रिलेटेड भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो पूरा देखिए। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्य देश अशोक का नाम व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, यानी कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में है, तो मास्की अभिलेख में इसका वर्णन है, तो मास्की इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिएगा तो कुछ नए टाइप का भी क्वेश्चन है, तो मणिग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये सब जो टफ वाले क्वेश्चन है ये सब क्या होगा कि आप नेक्स्ट एग्जाम दीजिएगा। ये बिहार के एग्जाम का ही आज के परीक्षा बिहार विधान परिषद परीक्षा का है, तो आगे बिहार SSC CGL ये सब देखिएगा, तो उसमें क्या होगा कि ये टफ वाले क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया जाएगा और आपको लगेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसलिए हम आप लोगों को देखिएगा बिहार के ऑल एग्जाम पर इतना फोकस इसलिए करवाते हैं, और साथ में जब भी कोई भी बिहार में परीक्षा होती है उसका क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा देते हैं। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं, सीरियस स्टूडेंट रहते हैं, वीडियो को पूरा देख लेते हैं, और जो भी इसमें नया चीज़ रहता है उसको नोट भी कर लेते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा मणिग्राम हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इब्राहिम आदिल शाह हो जाएगा। तो जगत गुरु जो कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह को कहा जाता था। अगला देखिएगा, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये जो किया था दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में, इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है। तो ये जो है विट्ठल मंदिर जो है हम्पी हो जाएगा इसका सही आंसर। हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में है, विजयनगर से रिलेटेड है। अगला देखिएगा, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश यानी यहाँ पर ब्रिटिश एक तरह से हो गया। चलिए यहाँ भी इंग्लिश ही दिया हुआ है, तो इंग्लिश यहाँ पर ऐसे ही है, कोई खास इसमें नहीं है, ब्रिटिश ही इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया।
तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम कारखाना से रिलेटेड पूछा गया, तो अकबर नहीं होगा, इसका जहांगीर ही आंसर होगा। सर्वप्रथम यहाँ पर पूछा गया स्थापित कहाँ किया गया था, तो किसके शासनकाल में, तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मध्यकालीन गुजरात को इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया, तो मोहम्मद शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, फटाफट चलिए आप सभी देखिए। अगला है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है। ये देखिएगा 2-3 बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से रिलेटेड है। अब ये क्या नाम आ गया, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल था और उसकी ओर से कैप्टन सलीमैन को ये आदेश दिया गया था इसको लेकर काम करने के लिए और रोक लगाने की, तो कैप्टन सलीमैन इसमें सही आंसर हो जाएगा। और गवर्नर जनरल का नाम अगर पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों है लॉर्ड विलियम बेंटिक से रिलेटेड। अगला चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चार्ल्स विल्किंस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है बैंक से रिलेटेड, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था, तो अवध कमर्शियल बैंक इसका हो जाएगा, 1881 से रिलेटेड पूछा गया है। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रभावित नहीं था, इसका सही आंसर क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आप सभी कमेंट करके बताइए। देखिए इसमें झांसी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड 1857 क्रांति बिल्कुल है। जगदीशपुर तो कुंवर सिंह से रिलेटेड हो जाएगा। इसके बाद लखनऊ तो बेगम हजरत मल, लेकिन चित्तौड़ कहाँ है, तो राजस्थान में, तो उन सभी क्षेत्रों में ये नहीं था, विद्रोह 1857 का प्रभावित नहीं हुआ था। मेन देखिएगा तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, इन्हीं सब क्षेत्रों में, तो चित्तौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो निरस्त किया था लॉर्ड रिपन। ये देखिएगा पिछली बार 69 बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था गवर्नर जनरल, जिसमें से एक ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पूछा गया था, तो लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है, विली विली क्या है, तो विली विली देखिएगा यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से रिलेटेड है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था ना कि आप आसानी से उसको बना सकते थे, इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ पर चक्रवात से रिलेटेड है, बाकी मरुस्थल वृक्ष ये है, तो विली विली क्या है, एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो यहाँ पर ऊंचाई से रिलेटेड पूछा गया है, तो अंटार्कटिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम दशा इंगित करती है। तो देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिरता है तो गिरावट के कारण से आंधी तूफान ये सब आने की संभावना है, तूफानी मौसम हो जाएगा। धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो वर्षा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो उस कंडीशन मौसम साफ होने की, ऊपर आने कंडीशन मौसम साफ, धीरे धीरे नीचे गिरने पर वर्षा होने की संभावना, और अचानक गिरावट पर तूफानी मौसम आंधी तूफान आने की संभावना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वार्टा जेट क्यांत्रित होता है, तो क्वार्टा जेट जो हो जाएगा बलुआ पत्थर से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का बलुआ पत्थर। और देखिए अभी आप में से जो भी CGL-4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगले 1.5-2 महीने में CGL-4 की वैकेंसी आ रही है, बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। और फुल तैयारी के लिए दोस्तों आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बिहार के पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए, देखिएगा इसमें बहुत सारे बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसएससी का, तो इसी तरह से होता है। तो CGL-4 में भी आपको ये सब एग्जाम से कुछ क्वेश्चन हूबहू रिपीट देखने को मिलेगा। हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर जो फुल तैयारी करवा रहे हैं, बिहार के पिछले 20 साल में 100+ जितने भी परीक्षा लिए गए, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, कंपटीशन से रिलेटेड ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, 1 लाइनर फॉर्मेट में, दूसरा लैब टेस्ट के रूप में, और साथ में जो CGL का सिलेबस है न्यू सिलेबस पैटर्न के अनुसार ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की फुल तैयारी भी करवा रहे हैं। फुल तैयारी के लिए आप सभी जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आएगी, 3 महीने का आपको पीटी एग्जाम के लिए समय मिलेगा, तो फिर इतना कम समय में आपकी उतनी बेहतरीन तैयारी हो नहीं पाएगी। और नेक्स्ट टाइम से दोस्तों CGL की ये बहाली जो है सचिवालय सहायक ASO वाला पोस्ट, ये आपको बीपीएससी के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो इस बार आप लोगों के लिए लास्ट ऑप्शन है बिहार एसएससी से सिलेक्शन लेने का ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम से, तो इसलिए आप सभी अभी से जम के तैयारी कीजिए। वैकेंसी आएगी, तुरंत परीक्षा देना है, फिर आप आसानी से सिलेक्शन ले पाइएगा। तो जाइए फुल तैयारी के लिए आप सभी फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी में लग जाइए। अगला देखिएगा, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में
डायोमेंटिना गर्त ट्रैच स्थित है। देखिए खास करके ज्योग्राफी में अच्छी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और ये सब हार्ड क्वेश्चन है, तभी बीपीएससी का परीक्षा दीजिएगा, इंटर लेवल दीजिएगा, इन सभी में आपको ही वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो डायोमेंटिना गर्त जो है हिंद महासागर में, हिंद महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो यहाँ पर माध्य तल समुद्र तल से पूछा गया, तो बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जो है अरावली से रिलेटेड है, तो अरावली कहाँ है? तो राजस्थान से हो जाएगा इसका सही आंसर। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है राजस्थान राज्य में है। अगला देखिए, ओंकेश्वर परियोजना किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। तो राज्य का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर है बीटी कपास से रिलेटेड। अब देखिए इसका ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर देख के आपको लगेगा, क्वेश्चन है बीटी कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है अधीनस्थ है। तो आपको लगेगा ये फसल है तो कृषि मंत्रालय होगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये बीटी कपास क्या होता है, यहाँ पर नए तरीका बनाया जाता है, तो हाइब्रिड से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें देखिएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से ही इस पर अनुमति लेनी पड़ती है। तो क्योंकि ये इसमें सारा कुछ देखा जाता है कि इससे क्या कुछ पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ेगा। सही आंसर जो हो जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल यानी लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो इसमें जो आंसर होना चाहिए, कई सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो गन्ना इसका लिया गया है। वैसे देखिएगा तो बाजरा भी क्या होता है, बाजरा हो गया, मरवा, ये सब जो फसल होता है ना, तो क्या होता है कि इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे दी गई थी? तो ये जो दिया गया था गवर्नर जनरल, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा गवर्नर जनरल। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में इसके बारे में वर्णन है। अगला देखिएगा यहाँ पर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ये देखिए बिहार विधान परिषद रिलेटेड एग्जाम है, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है और लेवल भी अच्छा ही सभी क्वेश्चन का। ये नहीं कि सीधा आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा और आंसर दे दीजिएगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए और भी क्वेश्चन है यहाँ से देखिए आप सभी। अगला देखिएगा यहाँ पर है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। इसमें देखिएगा कहा जा रहा है संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है? संवैधानिक निकाय यानी जिसके बारे में संविधान में वर्णन है, तो इसमें से जो हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का है। बाकी देखिएगा तो ये सब का वर्णन नहीं है, तो केवल एक इसमें से हो जाएगा। तो ये कई बार इस तरह से पूछा जाता, जैसे देखिएगा नीति आयोग, तो नीति आयोग का भी संविधान में वर्णन नहीं है, तो केवल एक इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से माना गया है कि उससे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या के अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? ये देखिएगा तो पहला संविधान संशोधन 1951 में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए पंचशील का सिद्धांत जो है ये तीनों है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे का आंतरिक मामले में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप। इसमें से जो नहीं है गुट निरपेक्ष नहीं है, बाकी ये तीनों इससे रिलेटेड है। अगला चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी यहाँ पर एसटी के बारे में है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए देखिएगा जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो, क्योंकि देखिएगा लोकसभा का जो भी सीट है ये सब डिसाइड होता है जनसंख्या के अनुसार ही। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है तो सीट भी अधिक दिया जाएगा, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने, तो पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ये देखिए बहुत भिविया क्वेश्चन है, ये हूबहू रिपीट करेगा ऐसे क्वेश्चन और बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा केवल राज्यसभा से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि यानी कि रुपया फंड यहाँ पर निकालने के लिए तो भारत की संसद यानी संसद की यहाँ पर अनुमोदन अनिवार्य है। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ये देखिएगा दोस्तों पिछली बार 69वीं बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कौन बढ़ाएगा? तो इसमें देखिए संसद का डिसीजन होता है, तो संसद इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब आप सभी चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत को उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती। देखिए ये बिहार विधान परिषद से रिलेटेड एग्जाम है, इसलिए देखिएगा इसमें पॉलिटिकल साइंस में खास करके अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया और ज़्यादातर क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला ही है। तो इन सभी को आपको आंसर जरूर रट लेना है। ये सब क्वेश्चन आपको दूसरे एग्जाम CGL 4 इंटर लेवल दरोगा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। तो ये सब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो हो जाएगा न्यायालय, तो देखिए अभी भारत में कुल न्यायालय की जो संख्या 25 है। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की टोटल संख्या 25 है। पहले 24 था, 20 के बाद अब 25 हो गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय एक नया बना है। तो इसमें जो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये जो है कोलकाता न्यायालय के अंतर्गत है। तो कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो देखिए ब्रिटिश नागरिक यानी कि कोई भी विदेशी नागरिक, यानी ब्रिटिश ही नहीं, यहाँ पर कोई भी विदेशी चाहे अमेरिका कहीं का भी रहे, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार यानी कानून के समक्ष। तो देखिए कानून सबके लिए बराबर होता है, तो ये तो बिल्कुल इसको मिलेगा। अगला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा का अधिकार। ये देखिएगा ऐसा अधिकार है कि आपातकाल में भी ये लागू रहता है। अनुच्छेद 20 और 21, तो ये 21 से संबंधित हो गया, तो बिल्कुल ये लागू रहेगा। ये सब के लिए होता है। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये भी सब के लिए, कोई भी अपना धर्म जो भी मानना चाहे मान सकता है। इसमें से देखिएगा ए ऑप्शन जो है ये नहीं हो सकता, नहीं पूछा गया था। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, साथ ही जॉब, ये नहीं कह सकता है कि हमें सरकारी नौकरी या कोई भी जॉब, ये सब चीज़ों को लेकर तो ये विदेशी नागरिक को मेनली अधिकार नहीं है। बाकी इसमें से तीनों है, तो तीनों सही हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन इसमें से नहीं पूछा गया था, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ओर से संविधान का आत्मा कहा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तमिलनाडु की सविता श्री भास्कर भारत की महिला ग्रैंड मास्टर है। तो ग्रैंड मास्टर ये शतरंज से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो हो जाएगा सही आंसर 25 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का उटपटांग टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर करके ही चलना है। बन गया तो ठीक है। अगला देखिएगा, प्रकाशिक तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता हुआ है। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है कि बिहार SSC एग्जाम में 10+ बार अब तक पूछा गया। जितने भी तरह की परीक्षा होती, चाहे CGL हो, इंटर लेवल हो, कोई भी परीक्षा ली गई है, हर बार ये पूछा ही गया है। प्रकाशिक तंतु, इंग्लिश नाम इसका होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर। इंग्लिश में यहाँ पर देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर है, ये आपको जरूर याद रख लेना है। पूर्ण प्रकाशिक तंतु के जगह पर ऑप्टिकल फाइबर भी दिया हुआ रहता है ऑप्शन में। अगला देखिएगा, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। तो अवतल लेंस के अनुसार काम करेगा, यानी कॉनकेव लेंस के समान ये काम करेगा। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो क्या होगा। तो 2 थीटा से घूर्णन होगा। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर किसी दर्पण को 30 डिग्री से घुमाएंगे तो कितना यहाँ पर परावर्तित किरण का कोण बनेगा। तो 60 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, 30 डिग्री से अगर घुमाएंगे तो परावर्तित किरण का घूर्णन जो होगा 2 थीटा होगा। तो 30 रहेगा तो 60 होगा, 45 है तो 90 होगा, यहाँ से पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है। देखिए घरेलू विद्युत यानी घरों में जो बिजली का तार होता है ये समांतर क्रम में यानी पैरेलल जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम इसका पैरेलल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। इसमें से जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल है। देखिए दूरदर्शन प्रसारण यानी रेडियो में, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि आवृत्ति मॉड्यूल फ्रीक्वेंसी होता है, इतना फ्रीक्वेंसी पर ये रेडियो पकड़ेगा। तो आवृत्ति मॉड्यूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर एक रेडियो सक्रियता से रिलेटेड है। यहाँ पर है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। तो इस पदार्थ की 3/4 को क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो 3/4 क्षय होने में जो समय लगेगा 8 महीने का यहाँ पर समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो इसमें से जो कर सकता है क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच का देखिएगा तो धूप चश्मा में भी प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन
रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? एग्जॉस्ट के रूप में पूछा गया है यहाँ पर, तो इसमें से जो हो जाएगा ये सब नहीं होगा, जल होगा, H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसएससी एग्जाम में 3 से 4 बार तक पूछा गया है और यहाँ पर एनपीके का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अभी देखिएगा जेएसएससी की परीक्षा सीजीएल की हुई है, उसमें भी ये पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? एनपीके है। एन से यहाँ पर नाइट्रोजन है, पी से होता है फास्फोरस, के से होता है पोटेशियम। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा देखिएगा नाइट्रोजन यानी एन का होता है और इसको डीएपी खाद भी कहते हैं। तो घर में गांव में अगर आप ये खेत में छिड़काव के लिए खरीदते हैं तो डीएपी नाम से ये मिलता है, जिसमें बोरा पे आप देखिएगा तो एनपीके लिखा हुआ रहता है। तो एन से यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, पी से हो गया फास्फोरस, के से हो गया पोटेशियम। अगला देखिएगा यहाँ पर, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो इसमें से रूपांतरित स्तंभ जो है आलू इसका सही आंसर होगा, शकरकंद नहीं होगा, आलू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर्य है? तो देखिए इसमें से जो हो जाएगा माइकोराइजा हो जाएगा, कवक मूल इसका सही आंसर होगा माइकोराइजा। ये आप नाम सुने होंगे और याद भी किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है। देखिए कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो नाग जो होता है, नागराज यानी कोबरा, किंग कोबरा, ये ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागराज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। देखिए अनुवांशिक विकार यानी जन्म से जो है रोग, उसको अनुवांशिक कहा जाता है, जन्म से ही जन्मजात रोग। हीमोफीलिया जो होता है इसमें देखिएगा तो रक्त का स्कंदन ना होना, यानी कि रक्त खून का नहीं जमना। देखिए अगर आप कटते हैं कहीं भी तो क्या होता है, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पर जम जाता है, जिससे ज़्यादा शरीर से ब्लड ना निकले। तो इसमें हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, कहीं भी कुछ भी आपका खरोच लगे या कट गए तो उस कंडीशन में खून रुकता नहीं है, खून बहते रहता है, तो रक्त का स्कंदन यानी क्लॉट ना बनना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब चींटियाँ काटती है तो अंतः छेपित करती है। तो चींटी में जो होता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर है संख्या 13 का पावर यहाँ पर 2003 में इकाई का अंक कितना होगा? तो देखिए इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आप लोगों को कई बार बताए भी हैं और एप्लीकेशन पर ये सब वीडियो मिला है, आपको बनाना भी आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक में हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, पावर में कुछ भी दिया हुआ है तो लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पर देखिएगा 03 है तो 3, तो यहाँ पर इसमें इकाई अंक में क्या रखते हैं, 3 सिर्फ लेते हैं। कुछ भी यहाँ पर 4 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी रहे तो हमें उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर रख देंगे। तो अब 3 का पावर 3 का मान निकाल लीजिए, 3 3 होती है 27। तो 27 में इकाई अंक कितना है, 7 है, तो 7 इसका सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पी तथा क्यू अंक निरूपित करे तथा कथन। यहाँ पर देखिएगा एक दिया हुआ है, तो क्यू का संभव अधिकतम मान कितना होगा? ये जोड़ से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए जैसे देखिए क्या सब है, 9 है और 7, 9 7 16 8 24, 24 का 4 हो गया, हासिल 2। तो लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक लिया गया है, तो उस तरह से आपको क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार देखना है पी क्यू का मान क्या रखे कि इस अनुसार 1114 आ जाए। तो इस तरह से जोड़ करके, और शुरू में देखिएगा यहाँ पर जो शुरू वाला डिजिट है 5 3 8 2 10, लेकिन यहाँ पर 11 है तो 1 हासिल है, तो उस तरीके से आपको ये बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर फिर देखिएगा पावर से रिलेटेड है। देखिए ये जितने भी तरह का मैथ का क्वेश्चन है ये सब आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। क्या आप सभी मैथ का डिस्कशन देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो यस लिखिए। मैथ और रीजनिंग का यहाँ पर देखिएगा तो डिस्कशन के साथ डिजिटल बोर्ड पर आप लोग करवा देंगे, और यहाँ से आप सभी पूरा क्वेश्चन देखना चाहते देख लीजिए। कुछ लास्ट का क्वेश्चन है, चलिए देखिए कैसे क्या लेवल का है। इसमें देखिएगा दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बिहार के एग्जाम का पैटर्न है। बिहार एसएससी, दरोगा, इन सभी परीक्षाओं में जिस तरह का मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन है जो पहले के एग्जाम से हूबहू रिपीट किया गया है। तो यहाँ से चलिए आप सभी देख लीजिए। और आज आप में से कौन कौन एग्ज़ाम दिए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए, और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप में से जितने भी CGL 4 वाले हैं अब आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ दिनों में CGL 4 की वैकेंसी आ रही है। फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को देखिएगा दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम बिहार में लिए जाते हैं
सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन ये सब चीज़ें करवाते हैं और सभी एग्ज़ाम का पैटर्न हर एक चीज़ के बारे में पता है। स्पेशली बिहार के एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहता है, कैसे क्या कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, उसी अनुसार हम आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं। तो आप सभी JEE एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ऑल एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिलने वाला है 2 फॉर्मेट में, पहला लैब टेस्ट, दूसरा वन लाइनर में। ये सब चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिएगा। प्रीवियस ईयर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा हार्ड ही क्वेश्चन रिपीट होता है। ये सब अगर आप कर लीजिएगा तो बाकी स्टूडेंट से आप आगे रहिएगा और आसानी से आप रिजल्ट ले लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा रीजनिंग से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिएगा एक सीरीज दिया हुआ, यहाँ से पूछा गया है। ये देखिएगा पिछली बार भी बिहार विधान परिषद से रिलेटेड जो एग्ज़ाम लिया गया था तो यही सेम क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया था, बस यहाँ पर वैल्यू अलग है इस क्वेश्चन में। चलिए यहाँ से लास्ट वाले क्वेश्चन चलिए अब देखिए आप सभी, और इस क्वेश्चन को आप सभी बनाइए। यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्ली से रिलेटेड पूछा गया है। यहाँ पर है यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे को मार देती है तो 4 बिल्लियाँ कितने दिनों में 4 चूहे को मार देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल 100 ही क्वेश्चन है। देखिए इस एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा अलग है, इसमें 100 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 55 क्वेश्चन देखिएगा जीके साइंस से रिलेटेड पूछा गया है और बाकी यहाँ पर 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रिलेटेड पूछा गया है। तो 100 क्वेश्चन आप सभी देख लिया और मैथ रीजनिंग का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है ये सब आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर करवा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी देखिए। देखिए यहाँ पर है 100 बिल्ली है, 100 दिन है और 100 चूहे को मार देती है। तो इसमें देखिएगा काम जो हो रहा है 100 बिल्ली द्वारा 100 दिन काम करने के बाद 100 चूहे को मार रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में जो रिजल्ट रहता है उसको नीचे रखते हैं, तो 100 चूहा क्या होगा नीचे आ जाएगा और जो भी काम करने वाला जो MDH वाला जो सूत्र होता है टाइम एंड वर्क में उसी से इसको बनाएंगे। 100 बिल्ली है यहाँ पर और काम कितना क्या है तो 100 दिन का काम है तो 100 हो गया और काम क्या कर रहा है तो 100 चूहे को मार रहा है, तो रिजल्ट को नीचे में रखेंगे। इसके बाद देखिएगा 4 बिल्ली है तो 4 बिल्ली और यहाँ पर कितने दिनों में तो नहीं पता है तो दिन को x मान लेते हैं और क्या कर रहा है तो 4 चूहे को मार देगी। तो यहाँ पर 4 चूहा, तो जो भी रिजल्ट है उसको नीचे रखते हैं। कुर्सी से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि 100 बढ़ी 100 कुर्सी 100 दिन में बनाता है, तो इस तरह से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना कि रिजल्ट को नीचे रखेंगे, बाकी जो भी चीज़ रहे दिन घंटा आदमी जो भी दिया हुआ रहे सबको ऊपर में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 100 गुने 100 रिजल्ट चूहा था 100 नीचे में रख दिए। 4 बिल्ली, दिन नहीं पता है तो दिन को ऊपर में ही रखेंगे, घंटा इन सभी चीज़ों को ऊपर में ही रखेंगे, रिजल्ट को बस नीचे में रखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और यहाँ पर बचा जो है 100 बचा और x बचा है, तो x का मान जो आ गया 100। तो यानी 4 बिल्ली को 4 चूहे मारने में जो समय लगेगा 100 दिन का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 100 दिन। इसी तरह से आप लोगों को मैथ रीजनिंग का भी डिटेल्स डिस्कशन के साथ डिजिटल बोर्ड पर सभी क्वेश्चन करवा देंगे, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए